अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं क्लास 10th का रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन दो लफ्ज़ों का मजमूआ है, री एंड प्रोडक्शन। री का मतलब क्या होता है? री का मतलब होता है अगेन। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? प्रोड्यूस करना, मीन्स के पैदा करना। दोबारा पैदा करने के अमल को हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो आज सिर्फ हम रिप्रोडक्शन के इंट्रो की तरफ देखेंगे। तो रिप्रोडक्शन के इंट्रो में हमने तीन चीज़ों को स्टडी करना है। सबसे पहले हमने देखनी है डेफिनेशन, फिर देखना है कि रिप्रोडक्शन लाजमी क्यों है, फिर देखना है रिप्रोडक्शन की टाइप्स। डेफिनेशन की तरफ जाने से पहले हम एक टर्म को देख लेते हैं। वो टर्म क्या है? वो टर्म है स्पीशी। क्या टर्म है? स्पीशी। क्लास 9th में चैप्टर नंबर 3 में भी आपने स्पीशी की डेफिनेशन को पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको दोबारा रिमाइंड करवा देता हूँ। स्पीशी क्या होता है असल में? स्पीशी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म का एक ग्रुप होता है। कैसे ऑर्गेनिज्म? लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक ग्रुप होता है। पॉइंट 2 पे क्या आता है? विच कैन इंटरब्रीड फ्रीली। इंटरब्रीड का मतलब क्या होता है? इंटरब्रीड जिनसी तौलीद करना, जिनसी तौर पर वो आपस पे मिलते हैं। फिर क्या पैदा करते हैं? फिर पैदा करते हैं फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, मीन्स के बच्चे पैदा करते हैं, औलाद पैदा करते हैं। औलाद कैसी होती है? फर्टाइल होती है, मीन्स के वो आगे अपनी नस्ल को बढ़ा सकती है। फर्टाइल का मतलब होता है ज़रखेज़। आपने सुना होगा ज़मीन ज़रखेज़ भी होती है, बंजर भी होती है। अब जो ज़रखेज़ होती है उस पर अच्छी फसल हो सकती है, लेकिन जो बंजर होती है वो ना होने के बराबर होती है, उस पर काश्तकारी करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसका मतलब ये है कि फर्टाइल ऑफस्प्रिंग ऐसे बच्चे पैदा करते हैं जो कि ज़रखेज़ हों और आगे अपनी नस्ल बढ़ा सके। तो स्पीशी की डेफिनेशन क्या है? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म का ग्रुप। इसका मतलब क्या है? अगर हम ह्यूमंस हैं, मेरे इर्द गिर्द काफ़ी सारे इंसान हैं, तो मीन्स कि मैं एक स्पीशी गिनूंगा उन सब ह्यूमंस को एक ही ग्रुप में गिनूंगा। अब वो ग्रुप का नाम क्या है? होमो सैपियंस। अब जो हमारी स्पीशी है ह्यूमंस की, जितने भी ह्यूमंस हैं उनकी एक ही स्पीशी है जिनका नाम क्या है? होमो सैपियंस। अब वही ह्यूमंस में से क्या करेंगे? ह्यूमन टू ह्यूमन क्या करेंगे? वो इंटरब्रीड करेंगे, मीन्स के शादी करेंगे। फिर मेल एंड फीमेल क्या करेंगे? इंटरब्रीड करेंगे, जिनसी तौलीद करेंगे, जिनसी तौर पर आपस में मिलेंगे। फिर वो क्या पैदा करेंगे? फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, ऐसे बच्चे पैदा करेंगे जो कि आगे ह्यूमंस पैदा कर सके, मतलब मीन्स के आगे अपनी नस्ल बढ़ा सके। तो हम आर्टिफिशियल इंटरब्रीडिंग भी होती है, लेकिन उसमें जो बच्चे पैदा होते हैं वो इनफर्टाइल होते हैं, मीन्स के वो बंजर होते हैं, वो आगे अपनी नस्ल नहीं बढ़ा सकते। तो स्पीशी में आपने 3 पॉइंट याद रखने हैं। ये एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, और उसी ऑर्गेनिज्म के ग्रुप में से जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो क्या करेंगे? उसी फैमिली के वो क्या करेंगे? इंटरब्रीड करेंगे। और नंबर 3 पर वो इंटरब्रीड करने के बाद फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा करेंगे। ठीक हो गया। अब आए रिप्रोडक्शन की तरफ। रिप्रोडक्शन है क्या? हमने पहले ही कहा कि रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं? पैदा करने के अमल को, दोबारा पैदा करने के अमल को। तो इसमें क्या प्रोडक्शन होगी? प्रोडक्शन क्या पैदा होगा? प्रोडक्शन ऑफ इंडिविजुअल। इंडिविजुअल पैदा होगा, एक फर्द पैदा होगा, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म पैदा होगा ऑफ द सेम स्पीशी। ऑफ द सेम स्पीशी। मैंने इधर भी आपको बताया था कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म का एक ग्रो होगा, लेकिन वो इंटरब्रीड कौन कर सकेंगे? जो सेम वाले होंगे।
डिफरेंट वाले नहीं कर सकते। आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा कि मेल डोंकी फीमेल हॉर्स, जब उनका इंटरब्रीड करवाया गया तो जो ऑफस्प्रिंग था वो क्या था, इनफर्टाइल था। क्या था, इनफर्टाइल था। तो रिप्रोडक्शन में क्या होगा कि सेम स्पीशी की रिप्रोडक्शन होगी, जो सेम, अगर ह्यूमंस हैं तो ह्यूमंस ह्यूमन ही पैदा करेंगे। अगर शेर है तो वो बकरी का बच्चा तो नहीं पैदा करेगा, वो तो शेर ही पैदा करेगा। तो वो क्या होगा कि रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, प्रोडक्शन ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशी। सेम स्पीशी इधर आप मुराद ले लें, एक ही स्पीशी से ताल्लुक़ रखने वाले ऑर्गेनिजम्स हों तो फिर क्या होती है, रिप्रोडक्शन होती है। क्या होती है, रिप्रोडक्शन। अच्छा, आगे अगर बात करें तो रिप्रोडक्शन लाजमी क्यों है, असेंशियल, वाई रिप्रोडक्शन इज असेंशियल। तो रिप्रोडक्शन इसलिए लाजमी है ताकि स्पीशी को हम क्या कर सकें, कंटिन्यू कर सकें, कंटिन्यू कर सकें या क्या कर सकें, बरकरार रख सकें। अब जो आपने एक एग्जांपल सुनी होगी डायनासोर की, तो डायनासोर वो भी एक स्पीशी थी, डायनासोर्स क्या थी, एक स्पीशी थी, लेकिन उनकी जो जनरेशन है, उनकी जो नस्ल है वो ख़त्म हो गई है। ख़त्म क्यों हो गई है, क्योंकि उनमें रिप्रोडक्शन नहीं हुई। जब रिप्रोडक्शन नहीं हुई तो स्पीशी क्या हो गई है, ख़त्म हो गई है, एक्सटिंक्ट हो गई है। तो रिप्रोडक्शन लाजमी क्यों होती है, स्पीशी को बरकरार रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए, जारी रखने के लिए या बरकरार रखने के लिए हम क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। समझ आ गई। अगर ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस अपनी स्पीशी मीन्स के होमोसैपियन को बरकरार रखने के लिए क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे, आगे इंसान पैदा करेंगे, अपनी नस्ल को आगे बढ़ाते जाएंगे ताकि उनकी स्पीशी क्या रहे, बरकरार रहे। तो बहुत सारे इसी तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो क्या करते हैं, स्पीशी को बरकरार रखने के लिए क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। तो एक इधर सवाल पैदा होता है, क्या हम रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो मर जाएंगे? बिल्कुल ऐसा नहीं है। रिप्रोडक्शन का सर्वाइवल के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, सर्वाइवल के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है। अगर कोई रिप्रोडक्शन नहीं करता मर तो नहीं जाता, अगर कोई शादी नहीं करता तो मर तो नहीं जाता, लेकिन वो तो सर्वाइव तो करेगा। एक इंडिविजुअल है, अगर मैं ही हूँ तो अगर मैं शादी नहीं करूँगा मैं मर तो नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं सर्वाइव तो कर सकूँगा ना। तो रिप्रोडक्शन सर्वाइवल के लिए लाजमी नहीं है, सर्वाइवल के लिए लाजमी नहीं है। रिप्रोडक्शन किस लिए लाजमी है, स्पीशी को आगे बरकरार रखने के लिए या जारी रखने के लिए क्या करनी, किस चीज़ की ज़रूरत होती है, रिप्रोडक्शन की ज़रूरत होती है। अच्छा, अब जो रिप्रोडक्शन होती है ये इंडिविजुअल जो होते हैं, सेम स्पीशी के जो इंडिविजुअल होते हैं, ये रिप्रोडक्शन कब करते हैं, जब वो रिप्रोडक्टिव एज पर पहुंच जाते हैं। क्या किधर पहुंच जाते हैं, रिप्रोडक्टिव एज पर पहुंच जाते हैं। अब कुछ इंडिविजुअल जो हैं सेम स्पीशी, ये याद रखना हमेशा किस में रिप्रोडक्शन का अमल जारी रहेगा, सेम स्पीशी के दरमियान रिप्रोडक्शन का अमल जारी रहेगा। और ये लाजमी क्यों होती है, स्पीशी को बरकरार रखने के लिए या जारी रखने के लिए। अब ये रिप्रोडक्शन का अमल कब स्टार्ट होता है, जब वो इंडिविजुअल रिप्रोडक्टिव एज पे पहुंच जाता है तो उसके बाद उसके पास सलाहियत होती है कि वो रिप्रोडक्शन कर सकता है, मतलब शादी कर सकता है। समझ आ गई। तो रिप्रोडक्टिव एज पर पहुंचेगा तो वो रिप्रोडक्शन कर सकता है। अब कुछ इंडिविजुअल होते हैं जो रिप्रोडक्टिव एज से पहुंचने से पहले उनकी डेथ हो जाती है। अब वो डेथ क्यों होती है, डेथ की रीज़न क्या होती है, या तो फिर उन्हें कोई बीमारी होगी, कोई डिजीज़ होगी, क्या होगी, कोई डिजीज़ होगी, या कोई भी जेनेटिक फैक्टर होगा जो आगे आपने जैसा कि आपने शीमेल नाम सुना होगा कि वो अपने आगे नस्ल नहीं बढ़ा सकते। उनमें कौन सी प्रॉब्लम होती है, जेनेटिक फैक्टर का मसला होता है, इस वजह से वो अपने आगे नस्ल नहीं बढ़ा सकते। तो
कोई इशू होता है, एक्सीडेंटल कोई इशू हो गया, तो जिसकी वजह से रिप्रोडक्टिव एज तक नहीं पहुंच सकते। तो कुछ इंडिविजुअल रिप्रोडक्टिव एज से पहले ही उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। जब डेथ हो जाती है तो फिर रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, फिर रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। समझ आ गई? तो हमने बताया कि रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या है, और ये क्या है डेफिनेशन, सेम स्पीशी के इंडिविजुअल की क्या होगी, प्रोडक्शन होगी, रिप्रोडक्शन होगी, वो अपने नस्ल आगे बढ़ा सकेंगे। ये ज़रूरी क्यों है, स्पीशी को बरकरार रखने के लिए या स्पीशी को जारी रखने के लिए, ये इसलिए ज़रूरी है। समझ आ गई? रिप्रोडक्शन कब स्टार्ट होती है, जब वो इंडिविजुअल किधर पहुंच जाता है, रिप्रोडक्टिव एज तक पहुंच जाता है। फिर उसके बाद उसकी मर्ज़ी है कि वो शादी करे या ना करे। जब वो रिप्रोडक्टिव एज पर पहुंच गया तो वो अब रिप्रोडक्शन कर सकता है। रिप्रोडक्शन जब वो कुछ इंडिविजुअल रिप्रोडक्टिव एज तक नहीं पहुंचते, उनकी डेथ हो जाती है। फिर वो बहुत सारी रीजंस हैं, वो डिजीज़ भी हो सकती है। जब डिजीज़ डेथ होगी, रिप्रोडक्शन नहीं होगी। जब कंपटीशन का मतलब उन्हें ऐसा इन्वायरमेंट ही नहीं मिलता जिसमें वो रिप्रोडक्शन कर सके, तो फिर भी क्या होगी, रिप्रोडक्शन नहीं होगी। या फिर क्या होगा, जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से वो क्या होंगे, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने आपको स्पीशी में बताया था कि अगर हम आर्टिफिशियल इंटरब्रीडिंग करवाएं तो फिर अगर वो जो ऑफ स्प्रिंग पैदा होगा वो क्या होगा, इनफर्टाइल होगा, वो आगे अपनी नस्ल नहीं बढ़ा सकता। तो ये था डेफिनेशन और ये इसकी लाजमी क्यों है। अच्छा, आगे हम डिस्कस करें तो रिप्रोडक्शन की टाइप्स कितनी हैं। रिप्रोडक्शन की 2 टाइप्स हैं। रिप्रोडक्शन की कितनी टाइप्स हैं, 2 टाइप्स हैं। एक हमारे पास है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरी हमारे पास है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होते हैं, मेल एंड फीमेल। इसमें वर्ड यूज़ हुआ है ना, सेक्स। आपने अक्सर रिपोर्ट पे देखा होगा, ये जो मेडिकल रिपोर्ट होती है ऊपर लिखा होता है सेक्स, आगे मेल या फीमेल लिखा होता है। अगर मेल का नाम है तो मेल लिखा होगा, फीमेल का तो फीमेल लिखा होगा। तो इसी तरह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब होती है, जब मेल के गैमीट्स और फीमेल के गैमीट्स, मेल में जो गैमीट्स होंगे उनका नाम क्या होगा, स्पर्म होगा, और फीमेल में जो गैमीट्स होंगे वो क्या होंगे, एग होंगे। ये जब आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, जायगोट बनाएंगे। अब जो जायगोट फिर आगे क्या बनेगा, एक ऑफस्प्रिंग बनेगा, एक बच्चा पैदा होगा, एक औलाद आगे अपनी बढ़ाएगी। तो ये किसके थ्रू होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें मेल एंड फीमेल की दोनों इन्वॉल्व होते हैं। समझ आ गई? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है? ए का मतलब होता है एब्सेंट। क्या मतलब होता है, एब्सेंट। सेक्सुअल का मतलब क्या एब्सेंट होगा, या ए का मतलब होता है नॉट, क्या एब्सेंट होगा, मेल और फीमेल दोनों क्या होंगे, एब्सेंट होंगे, ये नहीं होंगे। इसलिए उसका नाम क्या दिया हुआ है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी ये मेल और फीमेल के बगैर होगी। मीन्स कि ये इसमें ना स्पर्म होगा, ना एग होगा, ना जायगोट बनेगा। जब मेल और फीमेल दोनों नहीं होंगे तो गैमीट्स कहाँ से आए, जब गैमीट्स नहीं होंगे तो जायगोट कहाँ से बनेगा। बिल्कुल ऐसे ही कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये चीज़ें क्या होंगी, एब्सेंट होंगी। समझ आ गई? अब इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ एक पेरेंट सेल होता है। क्या होता है, पेरेंट सेल होता है, वो डिवाइड हो के आगे क्या बनाता है, डॉटर सेल्स बनाता है। क्या बनाता है, डॉटर सेल्स बनाता है। जब पेरेंट सेल आगे डॉटर सेल में डिवाइड हो जाए विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल, तो उसको हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल और एसेक्सुअल में आपको